Good evening, students. Absolutely warm welcome to you. इस सेशन में आप सबका स्वागत है। और अभी तक लास्ट टाइम आपने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए गए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमने क्या प्राप्ति की, स्टूडेंट क्या कुछ पता किया। तो आपने देखा कि मेनली मैं दो ही चीजें दिखा रहा था कि एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे थे कि कोई पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आपने और क्या देखा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जिससे हमने उनकी ज्योमेट्री बताई। लेकिन ये सारी बातें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताई हमें स्टूडेंट, उसके बारे में ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसमें बहुत सारी एजम्पशंस हमने यूज की हैं। आपने बताया कि कोई जो लिगेंड आया उस पे पेयर अप हो गया इलेक्ट्रॉन्स और डायमैग्नेटिक हो गया, और किसी में लिगेंड थे जब तो वो पैरामैग्नेटिक रहा, अनपेयर्ड रहे। तो ये हमने एजम्पशंस की, हमें कुछ नहीं पता लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कोई भी बात नहीं की, उसके अंदर यही बताया भाई ये लो ये एक्सपेरिमेंटली पैरामैग्नेटिक है तो इसलिए ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। और जब डायमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंटली पता किया तो हमने कहा ये लो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए। उस बेस पे हमने इनके एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए और उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए लिगेंड्स के, और आपने कहा ये लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इस तरह से आपने जो जो ये भी देखा कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो भाई कभी आप DsP2 कह रहे हैं और sp3, दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती हैं। तो ये सारी एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड थी स्टूडेंट्स। और कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक डाटा के बारे में ये नहीं बता रहा, और ना ही इसने कोई भी इंफॉर्मेशन कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में दिया है। आपको पता है कि ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है स्टूडेंट बड़े बड़े कलर्ड है, बहुत अच्छे कलर है, आपने देखे होंगे। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ कलर स्टूडेंट्स। तो ये कलर्ड है सारे के सारे, इसके बारे में इसने कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी। तो कलर कैन नॉट बी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टूडेंट्स। और कोई थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। और ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस भी नहीं बताई इसने, एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस भी इसने नहीं बताई स्टूडेंट रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल और स्क्वायर planar complexes, and it does not distinguish between weak and strong electrolytes. तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है स्टूडेंट्स। जो हम आपके सामने हमने कहा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने यूज की, सबसे पहले वर्नर ने अपनी थ्योरी दी थी। उसके बाद आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो वर्नर की थ्योरी के बाद हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज किया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज किया है स्टूडेंट्स। तो तो अब ये जो प्रॉब्लम्स हमें फेस कर रहे हैं, जो इसकी डीमेरिट्स हैं, जो इसकी लिमिटेशंस हैं, वो हम कैसे इनको ठीक करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इनकी लिमिटेशंस के बारे में आपको पता लग गया कि ये भी थ्योरी कंप्लीट नहीं है। तो अब इसके बाद फिर हमें और इसके ऊपर कौन सी थ्योरी आई, जैसे मैंने कहा था कि ये कोई भी जो मॉडल हम देते हैं स्टूडेंट बेस्ड ऑन साइंस के अंदर, तो वो फिर हम उसको यूज कर लेते हैं, फिर हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी मॉडल हमने यूज किया स्टूडेंट्स, अब ये सफिशिएंट नहीं है। कलर हमें नहीं पता लग रहा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, और ना ही इसने कोई भी इंफॉर्मेशन दी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये देखो यहां पर मैंने लिखा स्टूडेंट, यहां पर हमने लिखा है, क्या लिखा है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए मैंने लिमिटेशंस लिखी हैं, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है जो पेयर अप कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, और कौन सा जो है वो पेयर अप नहीं कर पाता, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है। therefore student, because there are large limitations of the valence bond theory, and another theory has been given which is called the crystal
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब मैं जो दूसरी थ्योरी की बात कर रहा हूं वो कौन सी है, CFT। इसे क्या बोल रहा हूं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, आप इतने हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स हैं, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, इस पे क्वेश्चन आने वाला पेपर में। ये मतलब 100% शॉर्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, हम डी कोडिंग करते हैं, मैं क्या करता हूँ, डी कोड करता हूँ केमिस्ट्री को, हर बुक को, एनसीईआरटी की, बीएससी केमिस्ट्री, इनको डी कोड करना चाहता हूँ। कोई भी वर्ड है उसको बताना चाहता हूँ उसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, और एक बार हमें समझ आ जाएगा तो फिर हम इसके कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी एसेंशियल स्टूडेंट, केमिस्ट्री इज ए साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस के रूप में ही हमें पढ़ना है, ये समझना है कि ये क्या मतलब है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। अभी तक जो आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कही उसमें आपने कहा जी उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स थे, कौन कौन से ऑर्बिटल यहां पर आपको दिखे थे, N-1D, NS, NP और N+1D। आपने कहा कि ये हाइब्रिडाइज होते हैं स्टूडेंट जब लिगेंड आते हैं। क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं जब लिगेंड्स आते हैं। और उसके बाद आपने कहा जी एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, और उनके अंदर क्या किया, लिगेंड्स ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। ये लिगेंड्स के पास लोन पेयर थे, इन्होंने डोनेट कर दिए। तो इस तरह से फिर हाइब्रिडाइजेशन हो गई, और आपने कहा कि ये लो बॉन्ड बन गया, और इस बेसिस पे आपने उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया। ये जो मॉडल है स्टूडेंट ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये एक प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है स्टूडेंट। प्योरली मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, क्या मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है, ये कह रहा है मेटल और लिगेंड के जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स वो प्योरली आयनिक हैं। मतलब अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। लिगेंड्स जो है हमारे, अब वो पॉइंट चार्जेस हैं स्टूडेंट, क्या है, पॉइंट चार्जेस। देखो लिगेंड पॉइंट चार्जेस हैं, मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रही है। जो एनायंस होते हैं स्टूडेंट, जो एनायंस होते हैं, कौन कौन से एनायंस मैंने बताए, जैसे Cl-, Br-, OH-, ये एनायंस हैं। ऐसे बहुत सारे एनायंस हमने आपको बताए, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उनको हम कह रहे हैं दे आर लाइक पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्जेस है, नेगेटिव पॉइंट चार्जेस है, नेगेटिव पॉइंट चार्जेस है स्टूडेंट्स। और जो दूसरे न्यूट्रल वाले ने बताए, न्यूट्रल लिगेंड्स थे, ये एनायन वाले लिगेंड्स थे स्टूडेंट, एनायन वाले लिगेंड्स थे। न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे कौन कौन से आपको बताएगा स्टूडेंट, ज्यादातर मैं बार बार NH3 की बात करता हूँ, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास। और मैं वाटर की बहुत बात करता हूँ, एमिन, एमिन, ये एक्वा, इनके नाम भी आपको याद है, एमिन। ये डबल एम है, डबल एम है, याद रखना, एक सिंगल एम नहीं है, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। और ये क्या था स्टूडेंट, एक्वा। इस तरह इथिलीन डाई अमीन, EN मैंने बताया, ऑक्साल। तो यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड भी आपको बताए थे, ऑक्सालेटो वाले, OX, ऑक्सालेटो, ये बाइडेंटेड लिगेंड थे, आपको पता है ये सारे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहे हैं इनके ऊपर, इनके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है स्टूडेंट। CO भी मैंने बताया बहुत अच्छा लिगेंड है, CO। ये सब न्यूट्रल लिगेंड थे। तो स्टूडेंट न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर फिर कहां से आया चार्ज, अब ये आप पूछोगे कि सर ये तो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, इनके पास चार्ज कहाँ है। तो इनके पास डाइपोल तो है ना, इनके पास क्या स्टूडेंट, डाइपोल्स है। डाइपोल का मतलब समझ रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है आप नेगेटिव है, आप कहते हो सर ये तो नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनके अंदर डाइपोल्स हैं स्टूडेंट्स। तो डाइपोल का मतलब चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है स्टूडेंट, चार्ज आ रहा है मेटल आयन के अराउंड। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि क्रिस्टल फील्ड मॉडल जो है स्टूडेंट, इट इज प्योरली आयनिक मॉडल। आपने कहा लिगेंड्स तो पॉइंट चार्जेस हैं, या वही डाइपोल्स हैं, डाइपोल के मतलब उनके पास चार्जेस हैं स्टूडेंट्स। और मेटल आयन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, मेटल आयन है, मेटल आयन है, M3+, M2+, इनके ऊपर भी चार्ज है स्टूडेंट्स।
तो इनके अंदर क्या होगा, चार्ज, मेटल आयंस के अंदर चार्ज जो है, और मेटल आयंस के अंदर कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? आपको पता है कि जो मेटल आयंस मैं बता रहा हूं, ये जो मेटल आयंस है स्टूडेंट्स, ये ज्यादातर कौन से हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, 3D सीरीज के बारे में मैंने बताया। तो ज्यादातर ये कौन से हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये कौन से हैं? ट्रांजिशन मेटल आयंस है स्टूडेंट्स। तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, Mn+। अब इनके पास कौन से ऑर्बिटल्स हैं? अगर मैंने 3D सीरीज ली थी तो ये 3D ऑर्बिटल्स इनके पास हैं। कौन से ऑर्बिटल्स है स्टूडेंट? 3D ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रॉन्स किसमें? 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेटल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर। तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता ही है कैसे निकालना है, आपने निकाले थे। अब ये 3D ऑर्बिटल्स की स्टोरी क्या है स्टूडेंट? आपको पता है कि 5 3D ऑर्बिटल्स हैं, 5D ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स। और उनकी ओरिएंटेशन क्या होती है वो आपने क्वांटम नंबर पढ़े थे। क्वांटम नंबर ने उनकी ओरिएंटेशन बताई थी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा, और आपने एजीमुथल पढ़ा, फिर आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा, 2l+1 रूल पढ़ा। तो आपने बताया कि 5D ऑर्बिटल होते हैं और उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। क्या होती है? ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। और इन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। भाई आपने कहा डी काउंट 3D5 3D6, ये क्या इलेक्ट्रॉन्स थे उनके अंदर? अब जब ये इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, 5D ऑर्बिटल आपको पता है, जैसे 3D मैंने लिखा है, 3D लिखा है, तो 3D का मतलब जब 3D आया तो ये फोर्थ शेल में आया, फोर्थ शेल में आया। फोर फोर आपने देखा 3n-1 4s2 मैंने लिखा था जब कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी। पिन अल्टीमेट मैंने कहा था ये सब शेल है। ये पांचों डी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं। क्या होते हैं? डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो गैसियस होता है 5D ऑर्बिटल इन गैसियस मेटल आयन हैव द सेम एनर्जी। ये कह रहा हूं मैं आपको, बात समझ में आई मैंने कहा अभी तक? अब देखो, अब मैं आगे चलता हूं जिससे कि आपको बात समझ में आए। यहां तक आपको स्टोरी समझ में आ रही है मैं क्यों कर रहा हूं? क्वेश्चन हम फिर देखेंगे। तो मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। मैं कह रहा हूं इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसीडर्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक, arising purely from electrostatic interactions between metal ions and the ligands. Ligands are treated as point charges in case of anions, dipoles in the case of neutral molecules. तो आपको मैंने दो टाइप के लिगेंड्स दिखाए स्टूडेंट, नेगेटिव वाले एनायंस, जैसे Cl-, Br-, OH-, इस तरह से मैंने बहुत सारे दिखाए तुम्हें। और दूसरे मैंने कहा न्यूट्रल। न्यूट्रल वाले जो हैं स्टूडेंट, सबसे ज्यादा बार बार मैं वाटर लिखता हूँ, ये आपको दिख रहा है। तो इनके पास डाइपोल है, इनके पास डाइपोल है, ये देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ऑक्सीजन। तो ये डाइपोल्स हैं इन सबके पास, आपको पता ही है। ये लिगेंड्स है आपके, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरह से इनके पास डाइपोल है, ये नेगेटिव है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आपको दिख रही है। अब मैंने कहा कि 5D ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 5D ऑर्बिटल्स। अब कितने कौन से हैं आपको पता ही है कि अगर 5D ऑर्बिटल मैंने कहीं देखे हैं, कहीं देखे हैं स्टूडेंट, यहां पर मैंने नहीं देखे तो वैसे तुम्हें बता दूं, 5D ऑर्बिटल की जो शेप्स होती हैं स्टूडेंट, आपको पता है ऑर्बिटल इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सॉल्व करके इनकी जो शेप्स दी गई स्टूडेंट्स आपकी बुक में, इनके 5D ऑर्बिटल बना रखे हैं। कौन कौन से बना रखे हैं? देखो, अगर स्टूडेंट आप ऐसे करते हो, देखो मान लो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और एक जेड एक्सिस है। तो आपने, आपके पास है DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y² और DZ²। बोलो मैंने सही लिखा या गलत लिखा? जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये 5D ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं होते? जल्दी बताओ, यस और नो। देखो आप इंटरेक्ट करिए, आप अपनी एनर्जी को कायम रखिए, ये क्वेश्चन समझना है, हर चीज को समझना है। अब मान लो अगर आपने DXY का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है इनकी शेप्स क्या होती हैं। अगर मैं इसको x मानूं, इसको y मानूं, तो DXY जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे होती है स्टूडेंट। आप बुक में इनकी फिगर्स देख सकते हैं। मैं इतनी अच्छी ड्राइंग यहाँ नहीं बना पा रहा, आप इससे अच्छी आप ड्राइंग बना सकते हैं। मतलब
इस मेरे से अच्छी ड्राइंग आपको देखनी है, बुक में देख लो। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इस तरह की शेप है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है स्टूडेंट डी ऑर्बिटल के अंदर, ट्रांजिशन मेटल आयंस के अंदर। तो अगर ये एक्स वाई है, अगर तुमने डी वाई जेड देखना है, तो अगर आपने कहा कि सर ये आपका, अगर मैं ऐसे कह दूं स्टूडेंट, देखो ये अगर आपने डी वाई जेड दिखाना है तो वाई और जेड प्लेन के बीच में ये होगा। तो अगर मेरा ये वाई है स्टूडेंट, ये जेड है, तो इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वाई जेड, ये एक्स वाई के बीच में थी, और ये कहाँ पर है, ये वाई और जेड के बीच में है स्टूडेंट्स। तो वाई और जेड इनके बीच में है। लो इसको और आसान मैं कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे स्टूडेंट। एग्जैक्ट तुमने इसकी देखनी है फिगर्स तो बुक में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये अब मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस मैंने बताई थी स्टूडेंट। तो वाई जेड का मतलब क्या होता है कि वाई और जेड के बीच में ये बनेगा, ये वाई है स्टूडेंट और ये जेड है, ये वाई और जेड है। वाई और जेड एक्सिस के बीच में होती है ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं दिखा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड बनाना है स्टूडेंट, तो उसके लिए मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इनके बीच में ये बनेगा डी एक्स जेड। तो डी एक्स वाई बना, डी वाई जेड बना, ये डी एक्स जेड है, और ये डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये 3 का सेट देख रहे हो, 3 का सेट है, ये 3 का सेट देख रहे हो, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर नहीं है। और अगर आप देखेंगे डी जेड स्क्वायर स्टूडेंट, तो वो कुछ ऐसे दिखता है, ये जेड एक्सिस है मेरी, और यहां पर आपको एक और दिखता है स्टूडेंट, ये डी जेड स्क्वायर है। आपको डी जेड स्क्वायर जो है देख रहे हैं, ये और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सर्कल यहाँ आपको दिख रहा है, ये डोनट की शेप में दिख रहा है, डोनट जो लोग खाते हैं देख रहे हो। तो जेड के ऊपर ये जेड एक्सिस पर लोकेटेड है डी जेड स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर स्टूडेंट। और जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है वो कैसे दिखता है, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई के ऊपर है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। ये 3 आप देख रहे हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर है। ये इनकी ओरिएंटेशंस हैं, ये इनकी ओरिएंटेशंस हैं स्टूडेंट 5D ऑर्बिटल्स। बोलो 5 जो डी ऑर्बिटल मैंने बनाई है, मान लो 3D में थे तो 5 मैंने बनाए हैं, 5, ठीक है। एग्जैक्ट शेप इससे अच्छी बनी हुई आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये मैं कह रहा हूं 5 डी ऑर्बिटल है, जैसे 1 2 3 4 5, ये कौन से शेल में प्रेजेंट है, अगर मैंने 3D लिए तो 3D कौन से शेल में प्रेजेंट है, 4th शेल में है, मतलब 4s2 वाला है और 3D है, देख रहे हो, 4s और 3D मतलब n-1 ये n है, तो 4th शेल के अंदर आपका 3D ऑर्बिटल होता है। ये 5 डी जनरेट है स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं क्या है, डी जनरेट। डी जनरेट का मतलब क्या होता है कि इनकी एनर्जी सेम है, दे आर सिमेट्रिक स्टूडेंट। ये सिमेट्रिक, जो फील्ड इनके अराउंड होता है, इनके अराउंड एक फील्ड होता है स्टूडेंट, क्या होता है, फील्ड होता है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट, तो इनका एक फील्ड है स्टूडेंट, ये फील्ड सिमेट्रिक है। जब 5 डी ऑर्बिटल्स डी जनरेट है, इनका फील्ड क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। लेकिन जब लिगेंड आने शुरू हो जाएंगे, अब इसकी सिमेट्री जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लिगेंड्स क्या है, नेगेटिव, डी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो भी नेगेटिव। अब जैसे जैसे लिगेंड आ रहे हैं नजदीक मेटल आयन के, तो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों की रिपल्शन होने वाली है, क्या होने वाली है, रिपल्शन। तो थोड़ी सी एनर्जी राइज हो जाएगी, और
क्या होगा जब लिगेंड्स एक पर्टिकुलरली ज्योमेट्री, जैसे कि आपने कहा कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड आ रहे हैं जी, लिगेंड अगर ऑक्टाहेड्रल की डायरेक्शन से आ रहे हैं तो अब क्या होगा, अब ये सिमेट्री जो है स्टूडेंट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। किसकी? जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो सिमेट्रिक थे, जैसे जैसे लिगेंड आए, और लिगेंड मान लो ऑक्टाहेड्रल से आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल आपने देखा है क्रिस्टल फील्ड अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से आ रहे हैं तो अब इनकी जो सिमेट्री है स्टूडेंट वो सिमेट्री नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएंगे, एसिमेट्रिक हो जाएंगे। तो सिमेट्री इनकी डिस्ट्रॉय होने वाली है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्जेस लेके आएंगे, डीजेनरेसी ऑफ जो डी ऑर्बिटल है स्टूडेंट वो क्या होगी, वो लिफ्ट हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर लिगेंड आ गए, लिगेंड आ गए स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेंगे, अगर 6 लिगेंड आ रहे हैं, हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और 6 लिगेंड का आपको पता ही है क्या होता है, ये ऑक्टाहेड्रल होती है उनकी ज्योमेट्री, क्योंकि लिगेंड्स के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें भी रिपल्शन है, तो वो कहां से आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो अगर 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल की तरफ से आ रहे हैं तो लिगेंड्स क्या करेंगे, ये जो डी ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री है स्टूडेंट ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि डीजेनरेसी of 5d orbitals will be lifted, ये डिस्ट्रॉय होगी इनकी, मतलब अब सिमेट्रिक नहीं रहा ये फील्ड क्योंकि हर चीज का अराउंड एक फील्ड है, लिगेंड्स का भी एक फील्ड है, अब ये फील्ड सिमेट्रिक नहीं रहा, ये एसिमेट्रिक हो गया, और इसका रिजल्ट क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स विल गेट स्प्लिट अप, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे स्टूडेंट, वो टूट जाएंगे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल टेक प्लेस, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी अगर 6 लिगेंड आ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में। अब ऑक्टाहेड्रल के बारे में आपको पता है कि उसकी ज्योमेट्री क्या होती है स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल की। अब ये जो 3 वाले सेट दिख रहा है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है, और ये जो 2 देख रहे हो ये इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कंसंट्रेटेड है ऑन अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। तो जब ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड आते हैं तो वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन से आते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये मेरा एक्स है स्टूडेंट, ये मेरा वाई है, ये जेड है। तो ये लिगेंड इस डायरेक्शन से आ रहे हैं एक्स वाई जेड से, ये लिगेंड इधर से लिगेंड आ रहे हैं, इनके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव डाइपोल है, और मेटल आयन के पास 5d ऑर्बिटल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब रिपल्शन हो रही है, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फेस करेंगे, ये 2 वाले, ये जो 2 सेट वाले हैं स्टूडेंट ये सबसे ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे, क्योंकि लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, ये इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई है अलोंग द एक्सिस, और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है, तो इनकी रिपल्शन कम होगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि 5d ऑर्बिटल टूट जाएंगे, और इनकी एनर्जी लोअर होगी और इनकी एनर्जी हायर होगी। तो जब ये टूटते हैं तो एक 3 का सेट बनेगा और एक 2 का सेट बनेगा, जो 3 का सेट बनेगा उसे बोलते हैं T2G, ट्रिपलेट, टी मींस ट्रिपलेट, और जो 2 वाला सेट है उसे बोलते हैं EG। तो ये डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स जब उसके अराउंड 6 लिगेंड आ रहे हैं, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है पेपर के लिए। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है जब डिफरेंट जो लिगेंड्स होते हैं, अगर वो ऑक्टाहेड्रल से आ रहे हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अलग है, अगर वो टेट्राहेड्रल से आ रहे हैं तो वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अलग है। तो हमें 2 टाइप की स्टडी करनी है इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, एक ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और दूसरी टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहां तक स्टोरी आपको समझ में आई, तो मैं आगे चलता हूँ। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, मेटल के पास 5d ऑर्बिटल हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन है, अब लिगेंड आ रहे हैं, ये डी ऑर्बिटल तो डीजेनरेट होते हैं, लेकिन जब लिगेंड आ रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाले और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं डी ऑर्बिटल्स के अंदर उनमें रिपल्शन होगी, और वो जो 3 डी ऑर्बिटल हैं आप देख रहे हैं कि उनकी अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन बिटवीन द एक्सिस है, और जो 2 हैं डी जेड स्केयर और डी एक्स माइनस वाई स्केयर वाले उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है। तो 2 सेट के अंदर डिफरेंट रिपल्शन होने वाली है। सबसे ज्यादा रिपल्शन ऑक्टाहेड्रल में ये 2 ऑर्बिटल EG वाले जो मैंने लिखे हैं इनमें ज्यादा रिपल्शन होगी,
तो ये ऊपर एनर्जी चले जाएगी, और जिनमें कम रिपल्शन होगी वो नीचे आ जाएंगी। कम रिपल्शन का मतलब मोर स्टेबिलिटी होता है, मोर रिपल्शन का मतलब लेस स्टेबिलिटी होता है। तो जिसमें लेस स्टेबिलिटी है वो एनर्जी बढ़ जाती है, जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होती है वो एनर्जी कम हो जाती है। यहां तक हमें समझ में आए, इतना हमें आता है, साइंस, ये केमिस्ट्री है तो साइंस है। लोअर एनर्जी स्टेबल होती है, हायर एनर्जी लेस स्टेबल होती है, जिसके रिपल्शन ज्यादा उसकी एनर्जी और ऊपर गई। बोलो ये समझ में आ गई? आगे चलता हूं, यस और नो आंसर कीजिए। हाँ भाई यस समझ सर। में आ गया कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होने वाली है जैसे ही लिगेंड आए। दो टाइप की स्प्लिटिंग हम करेंगे, ऑक्टाहेड्रल और जो दूसरा, एक तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग है, और दूसरा हम पढ़ेंगे जो टेट्राहेड्रल में कौन कौन सी स्प्लिटिंग होगी। चलो आगे चलता हूं मैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया, ये देखिए हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स थे। जब फ्री गैसियस मेटल आयन है स्टूडेंट, फ्री गैसियस मेटल आयन मैं लिख रहा हूं Mn+G। अब ये गैस स्टेट में है फ्री मेटल आयन, तो इसके जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं, डी जनरेट है। तो मैं ये कह रहा हूं इसके जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, डी जनरेट। डी जनरेट का मतलब हमने क्या बताया साइंस में, केमिस्ट्री में, ऑफ सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी इक्वल है, इन सब की इक्वल एनर्जी है, इनका फील्ड सिमेट्रिक है, इनके अराउंड अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है उसके अराउंड एक फील्ड है स्टूडेंट, वो सिमेट्रिक है। अब लिगेंड जब आए इसके पास स्टूडेंट, तो लिगेंड्स क्या लेके आए, लिगेंड, ये लिगेंड है देखो 1 2 3 4 5। तो यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं, यहां पर मैं कर रहा हूं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जब लिगेंड ऑक्टाहेड्रल की तरफ से आते हैं स्टूडेंट, ये मेरा मेटल, ये फ्री, अब ये 5 डी ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, 5 डी ऑर्बिटल डी जनरेट। अब जैसे जैसे लिगेंड आएंगे इनके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक फील्ड है, 5 डी ऑर्बिटल्स का एक फील्ड है। ये एनर्जी देख रहे हो, इनकी एनर्जी थोड़ी राइज हो गई जैसे जैसे लिगेंड आई ये लिफ्ट हो गई इनकी एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड ड्यू टू द ligands coming student, the average energy of d orbital is lifted, ये इंक्रीज हो गई स्टूडेंट। यहाँ पर ये एनर्जी देख रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। मतलब स्टूडेंट आपको मैं ये कह रहा हूं कि अब आप ध्यान दीजिए, पे अटेंशन, ये 5 डी ऑर्बिटल थे, कितने थे, 5, ये डी जनरेट है, मतलब सेम एनर्जी के हैं। अब लिगेंड जब इनका एक फील्ड है, इनके अराउंड एक फील्ड है स्टूडेंट, ये मैंने दिखाया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनका एक फील्ड है। जैसे लिगेंड आए तो ये क्या हुआ, रिपल्शन शुरू हुई तो ये एनर्जी राइज हो गई, तो एवरेज एनर्जी ऑफ दी डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बढ़ गई। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स जब ये 6 लिगेंड इस तरह ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड्स दिखा रहा हूं ऐसे आ गए, तो मैंने आपको बताया था आपके पास थे 2 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एक तो 3 थे स्टूडेंट, जो 3 मैंने बताए आपको कौन से, डी एक्स वाई स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 वाले जो हमने आपको दिखाए थे, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड स्टूडेंट, इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलोंग द एक्सिस नहीं है, इन बिटवीन द एक्सिस है। इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है स्टूडेंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी कहाँ है, इन बिटवीन द एक्सिस है। और जो दूसरे, इसको मैं T2G लिख रहा हूं, आप सेट T2G, और जो दूसरा सेट है स्टूडेंट वो कौन सा है, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुमने देखी, जो शेप इनकी देखी स्टूडेंट, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ थी, अलोंग द एक्स वाई और जेड एक्सिस थी। इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ थी, एक्स वाई और जेड स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा, देखो अगर मैं ये देखूं,
अगर आपने ऑक्टाहेड्रल देखा स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल, ये मेरा मेटल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ऑक्टाहेड्रल, ये आपका ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं एक एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस है, ये तीसरी एक्सिस है। अब लिगेंड आ रहे हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लिगेंड आ रहे हैं मेरे, ये लिगेंड आ रहे हैं। अगर ये मैं कहूँ कि ये मेरी एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है, तो लिगेंड, ये लिगेंड आया, ये लिगेंड आया, ये लिगेंड आया, ये कहाँ से आ रहे हैं? एक्स वाई और जेड की तरफ से आ रहे हैं। तो ये भी लिगेंड आया, ये भी लिगेंड आया और ये भी लिगेंड, 6 लिगेंड आए। ये मेटल आयन दिख रहा है। अब इसके 5 डी ऑर्बिटल थे, 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है और 2 के अंदर अलोंग द एक्सिस है। कहां पर? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर एक्स और वाई में है और डी जेड स्क्वायर है। अब क्या होगा फिर? ये इनकी रिपल्शन ज्यादा होने वाली है, दे विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन स्टूडेंट। ये ज्यादा रिपल्शन हुई इनकी और इसकी क्या हुई? लेस रिपल्शन हुई। तो फिर क्या हो गया? ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई स्टूडेंट्स। तो 5 डी जो ऑर्बिटल थे मेरे, कितने थे? 1 2 3 4 5, ये टूट गए स्टूडेंट्स। किस में टूटे? देखो कितने टूटे, 1 2 और 3 तो नीचे आ गए और 2 ऊपर चले गए। 2 ऊपर दिख रहे हैं। इसको क्या बोलता हूं? Eg। इसको क्या बोलता हूं स्टूडेंट? T2G। और ये जो एनर्जी गैप आपको दिख रहा है स्टूडेंट दोनों में, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा O। डेल्टा O का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल, O ऑक्टाहेड्रल। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है इन ऑक्टाहेड्रल। इसको मैंने डेल्टा O से रिप्रेजेंट किया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हमने दिखा दिया। ये देखो क्या हुआ, ये 5 डी हैं, ये डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, T2G वाले ये नीचे आ गए और ये ऊपर चले गए स्टूडेंट। ये जो एनर्जी गैप देख रहे हो, इसको मैंने बोला डेल्टा O। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसे मैंने क्या बोला? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा मैंने। इसे बेस सेंटर कहा जाता है, बैरी सेंटर। तो ये वेरी सेंटर है। ये अगर मैं समझूं कि ये 0 है, पॉइंट 0 पॉइंट है स्टूडेंट, तो ये ऊपर यहाँ देख रहे हो ये बैरी सेंटर, जिसे मैंने बैरी सेंटर लिखा है, आपकी बुक में भी ये मिल जाएगी, डायग्राम बुक में मिल जाएगी। बैरी सेंटर है, ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट 0 था और ये 2 ऑर्बिटल ऊपर चले गए हैं। ये T2Eg वाले हैं, ये Eg है और ये T2G वाले हैं। और ये जो गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, इसे बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या हुआ है कि डी ऑर्बिटल 5 स्प्लिट हुए, T2G नीचे आ गया और Eg ऊपर आ गया। अब आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स, जितना एनर्जी ऊपर है उतना ही नीचे आएगा। टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहनी चाहिए स्टूडेंट, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। तो ये जो गैप है देख रहे हो, ये 3/5 डेल्टा 0 है यहां से बैरी सेंटर से, और ये नीचे 2/5 डेल्टा 0 है स्टूडेंट्स। तो ये जो हमने दिखाई है इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये पहला पॉइंट है, इसमें पहला क्वेश्चन ही ये है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्टूडेंट्स? व्हेन द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग द मेटल आयन स्टूडेंट्स, in the case of the octahedral, the d orbitals will get split up into 2 set of orbitals. One is called T2G and other is called Eg, and the energy gap between the two is called student crystal field splitting. Delta O means octahedral, और ये ऊपर जो कितनी गई है, ये रिपल्शन शो कर रही है और नीचे स्टेबलाइजेशन शो कर रही है। नीचे स्टेबिलिटी हो रही है, ऊपर रिपल्शन हो रही है। ये बैरी सेंटर कहा जाता है, ओरिजिनल पॉइंट कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आ गया आपको कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, क्या सभी लिगेंड्स में सेम अमाउंट की होगी, कि डिफरेंट लिगेंड में डिफरेंट अमाउंट की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी? स्टूडेंट्स बताइए, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या आंसर है? आपको मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं, दिमाग लगाइए। अगर मैं डिफरेंट लिगेंड्स लेके आ रहा हूं स्टूडेंट्स, तो क्या डिफरेंट लिगेंड्स सेम अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग करेंगे या कि डिफरेंट लिगेंड्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग करेंगे?
बताओ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जल्दी से बताओ। मैं कह रहा हूं कि जितने लिगेंड आ रहे हैं उनके पास एक फील्ड है, फील्ड है। अगर लिगेंड का फील्ड स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट, तो वो ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा, और अगर उसका फील्ड वीक है तो डेल्टा ओ स्मॉल होएगा। सही है या गलत है, जल्दी से बताओ। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल डिपेंड ऑन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड एंड चार्ज ऑन द मेटल आयन। किसके ऊपर डिपेंड करेगी स्टूडेंट? मैं ये कह रहा हूं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इट विल डिपेंड ऑन किस, व्हाट आर द फैक्टर्स स्टूडेंट, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? एक तो ये डिपेंड करेगी द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगी? फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड स्टूडेंट। तो लिगेंड के पास कितना फील्ड है? दूसरा, चार्ज ऑफ द मेटल आयन, चार्ज ऑन मेटल आयन। तो दो टाइप के लिगेंड्स हमारे पास हैं स्टूडेंट, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। दो टाइप के लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होंगे जो ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे, जिनका एनर्जी का गैप ज्यादा आएगा, और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड स्टूडेंट्स। तो जो जो लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहा जाता है, जो लिगेंड कम स्प्लिटिंग करते हैं उन्हें वीक फील्ड लिगेंड कहा जाता है। तो इसके अंदर एक चीज हमें पता लग गई कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे और वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जिनका फील्ड ज्यादा है, उनकी डेल्टा ओ जो होगी स्टूडेंट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लार्ज होगी। और कौन से होंगे? वीक फील्ड वाले लिगेंड। तो वीक फील्ड जो लिगेंड होंगे स्टूडेंट, उनकी वैल्यू डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? स्मॉल होगी। तो कैसे पता चलेगा मुझे कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? भाई एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगेगा। एक्सपेरिमेंट के बाद वो लिस्ट हम बनाएंगे कि ये एनर्जी का गैप किस लिगेंड का ज्यादा है और किसका कम है। देखो, हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेगा बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल हो गया ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मैं कैसे फाइंड करूंगा? एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। तो मेरे को स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन। एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन करूंगा, मैं एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन करूंगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्सेस। किसके ऊपर बेस होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है स्टूडेंट। स्पेक्ट्रम स्टडी किया जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी किया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, उनसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्सेस स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट लिगेंड, डिफरेंट लिगेंड्स लगाकर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को स्टडी किया जाता है। उससे पता लग जाता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, किसमें कितनी पावर है स्टूडेंट्स, किस लिगेंड में कितनी पावर है। तो ये पता लग जाता है हमें। अब आपके सामने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद एक सीरीज बनाई, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टूडेंट। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स? जब हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी कर लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के डिफरेंट लिगेंड्स के साथ स्टूडेंट्स, तो हमने एक सीरीज बना ली, और उस सीरीज में हमने जो लिगेंड्स की फील्ड है, जो लिगेंड्स की फील्ड है उसकी एक ऑर्डर की सीरीज बना ली, इंक्रीजिंग ऑर्डर की। उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टूडेंट्स? ligands can be arranged in a series in the order of increasing field strength। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें जो फील्ड की स्ट्रेंथ मिली है स्टूडेंट, ये वाली मिली है। आप देख रहे हैं ये वीक है, ये I- Br- थायोसाइनेटो क्लोराइड, ये हेलोजन वाले वीक हैं,
ये वीक है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाले हैं। कौन से स्ट्रॉन्ग वाले हैं? CO, CN, EN, अमोनिया, एमिन, ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं। ये वीक फील्ड है। देखो ये वीक वाले हैं, यहाँ पर ये वीक फील्ड है। और ये इधर ऊपर जा रहे होते, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो दिख रहे हैं ये यहाँ पे कार्बन वाले जो हैं, ये कार्बन वाले कितने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे, जिनमें सी कार्बन लगी हुई है, CO, CN, ये सबसे स्ट्रॉन्ग निकल रहे हैं। तो इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत लार्ज होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड वालों का डेल्टा O स्टूडेंट लार्ज होगा, और वीक वालों का क्या होगा? डेल्टा O स्मॉल होगा। बोलो, यहां तक स्टोरी समझ में आई? बात समझ में आई स्टूडेंट कि पावर कैसे याद करनी है? ये जिनमें भी कार्बन दिख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे। और ये नाइट्रोजन वाला भी स्ट्रॉन्ग है। एमिन, एमिन, एमिन देख रहे हो। वाटर, ये हेलोजन तो बहुत वीक है, इनकी पावर बहुत कम है स्टूडेंट। तो इनके अंदर डेल्टा जीरो गैप बहुत कम रहने वाला, डेल्टा जीरो गैप बहुत कम रहने वाला। तो स्टूडेंट यहां तक आपको समझ में आ गया? तो मैं आगे चलता हूँ। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी स्टूडेंट हु हैज एनी डाउट? स्प्लिटिंग हो गई डी ऑर्बिटल्स की। मैंने ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग दिखाई है आपको, इसलिए डेल्टा O0 लिखा। ओके, तो हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली मैंने अभी तक क्या बताया? क्रिस्टल फील्ड्स, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। इसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो आयनिक है स्टूडेंट। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है मेटल आयन और लिगेंड्स में। लिगेंड्स को हमने पॉइंट चार्जेस ट्रीट किया, या डाइपोल्स इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये 1929 में डिस्क्राइब की गई बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू प्रेडिक्ट सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये थ्योरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करने के लिए, इनका नाम क्या है? हैंस बिथी 1929 में दी। तो लिगेंड इज एन आयन मेटल एटम, ठीक है। लिगेंड इज एन आयन मेटल, an ion metal atom is cation, ligand is a neutral, the negative end of the dipole is attractive towards the metal, it treats ligand as point charges। ये आपके सामने आ गई 5d ऑर्बिटल्स की एग्जैक्ट शेप जो मैंने बनाई थी, आपके सामने अब आ गई। देख रहे हैं 5d ऑर्बिटल्स। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आप देख रहे हैं ये दो एक्स स्क्र माइनस वाई, ये एक्स स्क्र एक्स और वाई के अराउंड है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई और एक्स के अलोंग है, ये डी जेड स्क्र है। और इनकी देख रहे हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस, ये 3 एक्स वाई जेड और एक्स जेड और डी वाई जेड प्लेन में है। और ये 3 एक्सिस हैं, देख रहे हो आप, एक्स वाई और जेड। ये लिगेंड आ रहे हैं, देखो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कैसे आते हैं आपको दिख रहा है। ये मेटल आयन, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल शेप आपने देखी थी स्टूडेंट्स। ये लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है। तो देखो ये किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। अगर आपने ये वाई डायरेक्शन ली है और ये आपने स्टूडेंट्स ये वाई, यहाँ पर वाई ली है, ये ऊपर वाली अगर मैंने ये जेड ली है, और ये फिर मेरी एक्स है। तो देख रहे हैं आप लिगेंड्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन से आ रहे हैं। ये मेटल है, ये लिगेंड्स है। तो आपको देख रहे हैं फिर स्प्लिटिंग इनकी कैसे होनी है। ये 5 डी जनरेट थे, अब ये स्प्लिट अप हो गए हैं। T2G, 3 नीचे आए और 2 ऊपर चले गए स्टूडेंट्स। इसको मैंने ट्रिपलेट मतलब 3 वाले हैं, ये 2 वाले हैं। और ये जो गैप है इसको आपने क्या बोला? ये बैरी सेंटर है, ये बैरी सेंटर है 0 पॉइंट। तो ये 2 ऊपर गए और 3 नीचे आए हैं स्टूडेंट। ये स्टेबलाइजेशन है, ये डी स्टेबलाइजेशन है, ये स्टेबलाइजेशन है, ये डी स्टेबलाइजेशन है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने देखा ये डेल्टा O है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जो लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ज्यादा ये वैल्यू आने वाली है। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? द फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताए किसने? उनकी डेल्टा O क्या है? लार्ज है। और वीक फील्ड
लिगेंड है, उनकी स्टूडेंट डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्मॉल है, डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑक्टाहेड्रल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बता रहा हूँ मैं, कौन सी बता रहा हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो यहां पर, यहां तक हमें समझ आ गई। यही हमने दिखाया है कि ये 3/5, ये 2/5, और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी कर ली। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टूडेंट्स, तो हमने एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करके स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी किया एक्सपेरिमेंटली, और इनकी एक सीरीज बना दी। कार्बन वाले देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक है, तो ये भी हमें समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स कि ये आप देख रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसको हमने डोनेट किया है डेल्टा ओ से। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। और एक और भी यूज होता है कई बार, इसको 10 ड्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। इनका जो गैप है, डेल्टा रिप्रेजेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज overall energy is maintained, the energy of 3 2Tg orbitals are lowered or stabilized by a factor of 0.4 delta 0, energy of 2Eg are raised or repelled by 0.60 O। तो वो आपको मैंने वैल्यू दिखाई है, पीछे देखिए ये कितनी दिखाई है, ये मेरा 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है स्टूडेंट। तो ये 3/5 डेल्टा O0 मैंने दिखाई है, जो ऊपर गई है एनर्जी, ये कितनी आई, 0.60 डेल्टा O0। जो ऊपर जा रही है वो डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी है, इसे क्या बोलते हैं, डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी। नीचे कितनी आई है, 2/5 डेल्टा O0, देख रहे हैं, तो 0.40 डेल्टा O। तो ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। जो एनर्जी लोअर हो जाती है वो स्टेबलाइजेशन होती है, और ये क्या है, डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी है स्टूडेंट। ये डिस्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है। ये ऊपर गई है एनर्जी, ऊपर गई है, ऊपर गई है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये हम इसको लिखते हैं प्लस, उसको लिखते हैं माइनस। माइनस मतलब नीचे, नेगेटिव का मतलब स्टेबलाइजेशन ही होता है। तो इससे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर अब हम इनके बारे में अभी आपको बताएंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। अब हमने आपको ये बता दिया कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई है। देखो अगर मैं ये कहूं कि टिटेनियम H2O+ है स्टूडेंट, 6 3+ आयन। अब इसका क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखना है, टिटेनियम H2O6 3+। टिटेनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर मेरे को देखना पड़ेगा, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, इस तरह से मैंने सीरीज बताई थी 21 22। तो टिटेनियम में क्या होता है, 4s2 और 3d2 है स्टूडेंट। टिटेनियम 3+ का मतलब क्या हुआ, टिटेनियम 3+ का डी काउंट कितना हुआ, 3d1। तो टिटेनियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है डी में, कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर मैंने शो किया, देखो कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है स्टूडेंट, कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो और जो वीक फील्ड लिगेंड, उसमें क्या डिफरेंस है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस है। तो अगर मैं ये देखूं कि ये मेरे नीचे 3 थे और ऊपर 2 थे स्टूडेंट, और टिटेनियम के अंदर आपने कहा कि सर 3d1 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया T2G में, और ये Eg खाली पड़ा है, और ये मेरी कितनी है, डेल्टा O, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो ये मेरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो ये एनर्जी गैप ज्यादा है, और लिगेंड वीक है तो ये एनर्जी बैक कम है स्टूडेंट, कम है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो हमने बता दिया, एक माइनस कितनी बताई अभी आपको निकाली थी, नीचे -2 माइनस आया, -0.40 डेल्टा O0 है।
और जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी निकाली आपने, डिस्टेबलाइजेशन +3/5 डेल्टा ओ, वो कितनी आई, +0.60। तो ये ऊपर गया स्टूडेंट, ये नीचे आया है। इसमें दो दो ऑर्बिटल है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा, 1.20। इसमें 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कितना, 1.20, दोनों को ऐड कर दो 0 आ जाएगा। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहनी है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहनी है। तो 2 ऑर्बिटल्स गए हैं ऊपर, 3 नीचे आए हैं स्टूडेंट्स। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, टोटल वैल्यू 0 आनी है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं, ये T2G1 और EG0, ये है मेरा टिटेनियम H2O6 3+। तो हम इनके कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप डिफरेंट में देख रहे हैं कि कैसे स्प्लिटिंग होती है। और इसके अंदर एक और बात मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम डिस्कस करेंगे अब, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, कि ये जब स्प्लिटिंग हो गई तो इनमें कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स जो है भरेंगे स्टूडेंट्स। इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो क्रिस्टल फील्ड T2G और EG बने हैं, इनके अंदर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक और चीज भी डिस्कस करेंगे, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी देखो, 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही चले जाएंगे, 1 2 3। देखो अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें ही चले जाएंगे। अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, अगर काउंट D4 हो गया, तो अब प्रॉब्लम यह है कि ये पेयर होगा या ऊपर जाएगा। देखो अगर 4 इलेक्ट्रॉन डी में है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पेयर होगा या ऊपर जाएगा। तो जब पेयर करते हैं तो उसमें पेयरिंग एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है, उसे बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी P। तो अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूं, इफ डेल्टा ओ इज मच मच लार्जर देन पेयरिंग एनर्जी, तो फिर क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। केस 1। सेकंड केस 2 क्या है कि इफ delta O is less than small, what will happen then student, if delta O is less than pairing energy? तो अगर डेल्टा O0 की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो वो क्या हो जाएगा, D4 में, तो वो फिर ऊपर चले जाएगा, EG में चले जाएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेल्टा O0, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि डेल्टा ओ की वैल्यू कितनी है। अगर डेल्टा ई ओ पी से ज्यादा बड़ा है स्टूडेंट, तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी। अगर डेल्टा ई लेस देन पी है, तो फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G से EG में चले जाएगा, फिर पेयरिंग नहीं हुई, पेयरिंग नहीं हुई, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है फिर वो कहाँ चले गया, वो चले गया T2G3 और EG1, इस तरह से। इसमें ये आपको मैं दिखा दूं, ये वन इधर आ गया इस केस में। और इस केस में डेल्टा O0 बहुत ज्यादा था, तो ये क्या हो गया, T2G4 हो गया और EG0 हो गया, दिख रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे D4 में, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। जब 3 से ज्यादा होंगे तो फिर ये हमें पेयरिंग एनर्जी भी देखनी पड़ेगी। तो 2 चीजें हैं जो हमें यूज करनी पड़ेंगी स्टूडेंट, कि इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इट विल डिपेंड ऑन 2 थिंग्स, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है और पेयरिंग एनर्जी कितनी है। अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, तो पेयरिंग एनर्जी से तो क्या होगा, तो वो पेयरिंग प्रेफर करेगा। तो दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं उनकी डेल्टा ओ लार्ज होती है, तो वो पेयरिंग हो जाएगी। वीक फील्ड है तो डेल्टा ओ स्मॉल है, डेल्टा ओ स्मॉल है, तो क्या होगा, वो पेयरिंग नहीं होगी, वो चौथा इलेक्ट्रॉन EG में चले जाएगा। तो दिस वे स्टूडेंट, we can be able, we will be able to write the configurations depending on strong or weak field and the pairing energy। तो आज का लेक्चर मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसके और जो क्वेश्चंस हैं और प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग।
तो यहाँ तक आपको समझ में आई कि व्हाट इज क्रिस्टल फिeld splitting इन द ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो फिर नमस्ते, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। सो आई थैंक यू वेरी मच, और फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते।